उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सलाऊ से मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से लोग जो इंग्लैंड के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं उनमें बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। बहुत कम लोग ये जो वीज़ा है इंग्लैंड का वो हासिल कर पाते हैं। तो आज हम मौजूद हैं माहिर कानून ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब के साथ। तो इनके साथ डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड में वीज़ा हासिल करने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। जी ज़फ़रुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया शो पे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको इसका जो पस मंज़र है वो बताना चाहता हूँ जी कि ये बेसिकली यूके जो है एक छोटा सा आइलैंड है जी और दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं उनमें से लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, विज़िट भी करना चाहते हैं, कारोबार भी करना चाहते हैं और कई लोग शादी के बेस पे भी यहाँ के रहना चाहते हैं। तो इस बेस पे इन वक्त के गुजरने के साथ साथ यूके वालों ने बहुत चेंजेस लाई हैं अपने इमिग्रेशन लॉज में। यानी वक्त के साथ साथ उन्होंने इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर दी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे इलीगली एंटर हों और वापस ना जाएं, बिजनेस के लिए आएँ और फिर वापस ना जाएं। आप सिर्फ उसको एक टूल बनाएं यहाँ पे रहने का और यहाँ पे अपने कारोबार को एक्सपेंड करने का। बेसिकली यूके जो है वो चाहता है कि जेन्युइन विजिटर भी यहाँ पे आ सकते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आएँ, जेन्युइन जिन्होंने मैरिज किए वो भी आएँ, लेकिन वो ओवरऑल जो चाहते हैं उसके लिए ये नहीं चाहते कि लोग इसको एक टूल बना के यहाँ पे आके सेटल हो जाएं। बहुत से लोग पाकिस्तान से हर साल इंग्लैंड के लिए, बरतानिया के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसमें जो रेशियो है बहुत कम तादाद बरतानिया का वीज़ा हासिल करने में कामयाब रहती है। क्या बैरियर्स हैं रास्ते में, आप क्या समझते हैं? अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इमिग्रेशन लॉज इन्होंने सख्त कर दिए गए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन पैदा कर दिए, लेकिन स्टिल जो जेन्युइन जो विजिटर हैं, जो शादी के लिए आना चाहते हैं, जो बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर वो क्राइटेरिया एक बंदा पूरा करता है तो नॉर्मली वो उसको वीज़े मिल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो कई लोग विजिटर के लिए आते हैं और रेशो होता है वापस जाने का वो बहुत कम होता है। तो इसलिए जिन ममालिक से ये देखते हैं कि लोग यहाँ पे एंटर होते हैं वीज़ा लेके, जेन्युइन वीज़ा लेके, लेकिन बाद में वो उसको कोई और टूल इस्तेमाल यहाँ पे रहने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या इलीगली रहना शुरू हो जाते हैं, या उनका जो रेशियो है वापसी का वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कई लोग विजिट के लिए आते हैं, यहाँ वो स्टे कर जाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढते हैं कि इस लिहाज से हमें कहीं स्टे मिल जाए। उस लिहाज से उनके लिए वो मुश्किल है। लेकिन जो जेन्युइन है उनके, अगर वो उनके क्राइटेरिया पूरा करते हैं, फॉर सपोज आपको मैं देता हूँ कि एक बंदा विजिट करना चाहता है, अपनी फैमिली को यहाँ पे मिलने के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए वो देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है उसके हालात देखते हैं, क्या उसके पास अकोमोडेशन है, क्या उसके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है वो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, क्या उनके रहने की जगह है, क्या उसको जो अगर वो टिकट वगैरह जो है वो वहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ये बंदा देगा जो बंदा वहाँ से आ रहा है वो देना चाहता है। फिर वो उस बंदा जो जहाँ वहाँ पे मौजूद है उसके हालात को भी देखते हैं, उसके माशी हालात को, फाइनेंस देखते हैं। वो जो बंदा वहाँ से अप्लाई कर रहा है इंग्लैंड के लिए, उसको किस किस डॉक्यूमेंट्स को किस तक, हाँ, अगर वो आना चाहता है यहाँ पे, पहले तो अगर वो ये आप मुझे थोड़ा सा अगर पार्टिकुलर बता देंगे कौन से वीजे के लिए वो आना चाहता है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पहले आप विजिट को, हाँ, विजिट के लिए डिपेंड करता है वो क्या अपनी फैमिली को साथ लेके आना, फैमिली को मिलने के लिए आना चाहता है या जनरल विजिट के लिए आना चाहता है। अगर वो जनरल विजिट के लिए आना चाहता है तो वो यूके गवर्नमेंट देखती है कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी वहाँ पाकिस्तान में इनकम क्या है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत महंगा मुल्क है। यहाँ पे आपको नॉर्मली एक सिर्फ टिकट के लिए आपको 1 लाख से ऊपर चाहिए इस वक्त यहाँ पे आने के लिए, रिहाइश के अलावा है, खाना पीना अलावा है, बाकी जो जहाँ पे जिसने विजिट करना है, जिन जिन जगहों को विजिट करना है वो अलग हैं, उसके लिए अलग आपको पैसा चाहिए जिसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब देखते हैं उसके माशी हालात, क्या वो वहाँ पे उसकी जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट है, क्या उसका वहाँ पे जेन्युइन कारोबार है, क्या उसके पास उसकी जेन्युइन कोई एसेट्स हैं जो वो यहाँ आके ये इसको इस्तेमाल ना करे एज ए विजिट वीज़ा, आके यहाँ पे वो काम करना शुरू कर दे, चूँकि रिस्ट्रिक्शन है, जबकि अब अलाउ नहीं है विजिट वीज़ा पे यहाँ काम करने।
बैंक की अगर देखा जाए पाकिस्तान में, जब लोग बैंक स्टेटमेंट लगाते जी, हैं, जी। बहुत से लोग उस वजह से भी रह जाते हैं क्योंकि हाँ। अननोन ट्रांजैक्शंस का भी मसला आता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो देखते हैं कि जेन्युइन जो फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने आना है, आज वो अप्लाई करता है यूके आने के लिए, आज से 10 दिन पहले वो अपने अमाउंट में कोई 5 लाख 10 लाख जमा करवा देता है। उससे पहले उसकी अमाउंट में कोई स्मॉल अमाउंट है, ज्यादा लाख पड़ा है, 50,000 पड़ा हुआ है और वो रेगुलर इनकम भी नहीं है। उसके लिए वो देखते हैं कि क्या इसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वहाँ पे या नहीं आ रहा है। अगर वो एकदम जमा कराते हैं तो वो इस पर डाउट पैदा कर देते हैं कि यार ये जो आपने जमा किया सिर्फ अपने वीजे की खातिर ये 10,000 जमा करवाया है। उस बंदे को चाहिए, जिस बंदे ने यहाँ पे आना है, कि उसका एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम हो जो रेगुलर आता रहा हो। वो ये नहीं देखेंगे, बाज़ औक़ात वो कम इनकम वालों को भी वीज़ा दे देते हैं, ये लेकिन इनकार करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके साथ वो देखते हैं कि कितना बंदा ऑनेस्टली अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फेक नहीं है, वो जेन्युइन है। और जो अमाउंट उसने जमा कराया है वो किसी से लेके 10 लाख तो नहीं जमा करा दिया अगले दिन ताकि मुझे ये अमाउंट शो हो जाए, मेरा वीज़ा लगा। तो मतलब है आपका कहने का कि ये जो बैंक की ट्रांजैक्शन है, ये जी, जी। इसको जो 6 माह का ड्यूरेशन जितना भी है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की, उसको नीट एंड क्लीन चलाए, कोई अननोन ट्रांजैक्शन ना हो, कोई इस किस्म का जो भी ट्रांजैक्शन हो उसका उनको सोर्स बताना पड़ता है उनको जी कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई है। जी अगर उसका सोर्स नहीं है तो फॉर एग्जांपल एक बंदा जमा कराता है 10 दिन पहले अनअनाउंस्ड ट्रांजैक्शन जमा कराता है, उसको पता नहीं है क्या है वो, कैसे कि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि लोगों के खेत है, लोगों के पास गोदाम है, वो 6 महीने के बाद एक बंदे का फॉर्म है, वो 6 महीने के बाद अपनी गोट्स तैयार करता है, बकरियां तैयार करता है, 6 महीने के बाद वो बेचता है। वो एक सोर्स 6 महीने के बाद एक उसका सोर्स आता है, 5 लाख की बेचता है, 3-4 लाख की बेचता है, 10 लाख की बेचता है, वो एकदम आ जाता है। लेकिन वो मेंशन करे अपने वीजे में कि ये सोर्स ऑफ इनकम, चूंकि ये 10 दिन पहले आया, मैंने इन दिनों मैंने ये अपना कारोबार किया था, उससे मेरी इनकम, इससे आसानी पैदा हो जाएगी और उनका डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। और जो दीगर कागजात लगाते हैं साथ, उसको भी उसको बताना पड़ता है कि मैं जहाँ पे अगर कारोबार है तो उसके कंपनीज है, वो टैक्स देता है, उसकी वो उनके साथ इंफॉर्मेशन दे सारी, कि ये मेरा टैक्स नंबर है, ये मैं इतने अरसे से टैक्स दे रहा हूँ। अगर कोई जॉब करता है तो उस जॉब की वो पे स्लिप लगाए साथ कि मेरा ये जॉब है, इतनी मेरी इनकम आ रही है। तो ये जेन्युइन चीज़ें होती हैं जो उनको आती हैं। अब रह गया फैमिली विजिट के लिए जो लोग ज़्यादा आते हैं, किसी की शादी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो यहाँ पे आबाद है और वो अपने जेन्युइन वालिदैन को बुलाना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों को बुलाना चाहते हैं, कई बर्थडे पे बुलाना चाहते हैं, कोई वेडिंग पे बुलाना चाहते हैं, कोई डिफरेंट किस्म के इवेंट्स पे बुलाना चाहते हैं। तो उसका वो जेन्युइन बताना उनको स्पॉन्सर पे लिखना पड़ता है कि हाँ जी मैं इसलिए जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ एविडेंस लगाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल वेडिंग है तो उसका वो वेन्यू बता दें, वहाँ पे वेडिंग हो रही है, किसकी हो रही है, कौन क्या रिलेशन है, किस डेट को हो रही है और कितने अर्से के लिए आपने स्टे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से पाकिस्तान को बंदा उसको पता होना चाहिए कि वो बंदा किस नौइयत का है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे आना और अटेंड करने के लिए, उसके पास सोर्सेज हैं या ये लोग अप्लाई कर रहे हैं और ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो उसकी देखते हैं कि एक उन्होंने एक रखा होता है कि हमें डाउट ना हो कि ज़्यादा यहाँ स्टे करेगा। ज़्यादा उनको यही होता है कि जी बंदा आ रहा है और उसको वो उसकी जो इंटेंशन है वो वापसी की नहीं है, असल में ये मेक श्योर करना, और ये उसी वक्त श्योर होता है जब उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जेल होने, पेपर जेल होने चाहिए। ये अभी ब्रेक्जिट का जो मामला चल रहा है, जी जी, क्या ये इसकी वजह से कोई इमिग्रेशन की जो उस पर वो तब्दीली आएगी कानून? देखें जी, कुछ अर्सा पहले बोरिस जॉनसन ने जब आया था तो वो कह रहा था कि हम वो लोग जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, जब हमारे ब्रेक्जिट होगा, अगर हमारे पास अफराद क़ुव्वत कम हुई तो हम उनके केसेस कंसिडरेशन में लाएंगे कि जो लोग इलीगली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए हम कुछ कर सके तो इमिग्रेशन लॉज में चेंजेस ला के, जैसे पहले भी 1 दफ़ा हुआ है, 2 दफ़ा हुआ है, उस लिहाज से वो सोच रहे थे कि बजाय ये लोग इलीगली काम करें, कोई गवर्नमेंट को टैक्स ना दें, बल्कि इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इंडिविजुअल के हाथों को खेलते हैं, उनको खेलते हैं। हमारे टेक अवे के बंदा काम करता है तो वो उसको 3-4 पाउंड दे के इस्तेमाल कर रहा है, मिनिमम से भी आप देते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये अगर लोगों को स्टे दे दिया जाए जो लॉन्ग अरसे से यहाँ पे मौजूद है। कुछ तो वो होते हैं ना कि जिनको अगर इन्होंने पहले लाया था 14 ईयर्स का, अगर आपको इलीगल यहाँ पे हो गए हैं, तो अगर आपको क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, कोई और आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप थ्रेट्स नहीं है इस मुल्क के लिए, तो वो उन्होंने एक कहा था कि जी आप इन लोगों को लीगलाइज किया जाए,
देते हैं उनको राइट, लेकिन वो उन्होंने अब एक्सटेंड करके 20 ईयर्स कर दिया है, जो कि बहुत लंबा अरसा है एक आदमी को जो इलीगली यहाँ पे 20 ईयर्स रहेगा, उसके बाद वो उसको राइट उसकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो है ये उनकी अभी पाइपलाइन में है, जो कि अब इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं 12 दिसंबर को, तो उनमें डिसाइड होगा कि उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर ये ब्रेक्सिट से निकलते हैं तो जो इलीगल लोग हैं इनके डेफिनेटली यूके के पास इतनी वर्क फोर्स नहीं है कि वे अपने जो काम है वो अपने डे टू डे बिजनेस जो है मुल्क का वो चला सके, तो उनको वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो कानूनी तौर पे तो वो कुछ इस पॉलिसी पे कंसीडर करेंगे, और कुछ जो एमपीज़ हैं वो भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जो जितने जो इलीगल लोग हैं अगर उनका क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है तो उनको कंसीडर किया जाए और उनको एक एम्प्लॉयमेंट फोर्स में लाया जाए, ताकि इस मुल्क के जो कमी है वर्क फोर्स की उसको पूरा किया जाए। बिजनेस कोई अगर पाकिस्तान से यहाँ पे सेटल होना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके बिजनेस ठीक है पाकिस्तान में, माली हालात ठीक है, वो अपना बिजनेस इंग्लैंड में शिफ्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट का एक रूल्स इशू किए हुए हैं। अगर एक बंदा है उसके वो यहाँ पे सेटल होना चाहता है तो इन्होंने डिफरेंट रूल्स इस्तेमाल किए हैं। वो अकॉर्डिंग टू हिज इनकम की उन्होंने अमाउंट रखे हुए हैं, 1 मिलियन का रखा हुआ है, 2 मिलियन का रखा हुआ है, 200,000 का रखा हुआ है। फिर उन्होंने एक नई स्कीम स्टार्ट की है इनोवेटर की, और दूसरी है एक और सेटलर की है। तो ये 2 जो स्कीमें हैं वो भी आ रही हैं, प्लस वो मिलियंस रूट जो है वो भी आ रहा है। तो उसमें अगर उन्होंने मुख्तलिफ क्राइटेरियाज रखे हैं, अगर वो बंदा पूरे करता है, उसमें एक लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है, जो कि अब बंदे को इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि उतनी उसको अंग्रेजी आनी चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। तो वो उन्होंने रखा है कि उसमें से जो रूट वो अपनाता है, जितना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है इतना ज़्यादा उसके यहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो उसको जेन्युइन देखते हैं कि उसका बिजनेस जेन्युइन है। हाँ जी, वो एक्सपेंड यहाँ पे करना चाहता है तो उसको एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो उसके ऊपर उसको उस स्टैंडर्ड पूरा करना होगा। अगर वो पूरा करता है, उसमें लैंग्वेज भी शामिल है, उसमें उसके बैंक में वहाँ पे ट्रांजैक्शंस का देखते हैं, वो उसके बिजनेस का वेट देखते हैं कि वैल्यू कितनी है वहाँ पे, फिर उसका वहाँ पे एक मार्केट वैल्यू देखते हैं, फिर उसका यहाँ पे वो जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पे उसकी क्या वो अपना देता है, प्रेजेंट करता है कि किस किस्म का ये यहाँ पे कैसे वो एक्सपेंड करेगा, उसके चांसेस कितने हैं, उस लिहाज से फिर वो उसको प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट वीज़े के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत से हर साल बहुत ज़्यादा तादाद जो स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करती है बरतानिया में, जी जी, उनके बारे में स्टूडेंट वीज़े के बारे में आवाम को कुछ बताएं, और मौजूदा हालात जो हैं वो स्टूडेंट कितने घंटे काम करना उनको अलाउ है, तो स्टूडेंट वीज़े के लिए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? अच्छा, इसमें इन्होंने एक कुछ अर्सा पहले जो क्राइटेरिया था, काफ़ी सारे कॉलेज जहाँ पे फेक खुले हुए थे उनको साथ साथ इन्होंने बंद कर दिया। ये नाज़रीन बहुत अहम बात है, जो क्योंकि बहुत से लोग जो फेक कॉलेज है जो सिर्फ फीसों के असूल के लिए स्टूडेंट्स को दाखिला दे देते हैं, लेकिन वो अपनी फीसें बटोर के तो बाद में स्टूडेंट जो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये ज़फ़रुल्लाह साहब बहुत अहम बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। उसके लिए इन्होंने चूँकि वो सारे फेक कॉलेजेस बंद कर दिए और इनको पता चल गया था कि ये लोग ज़्यादा यहाँ पे जेन्युइन एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आके अपने सेटलमेंट के लिए एक टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको बेस बना के सेटलमेंट का एक टूल इस्तेमाल करते हैं। उस लिहाज से फिर इन्होंने अब जो कॉलेजेस अपने उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, उन कॉलेजेस में से, उन यूनिवर्सिटीज़ में से आपको चूज़ करना पड़ता है, और वही जो है आपको कैश लेटर देते हैं जो आपको वहाँ जो एक्सेप्टेबल होता है होम ऑफिस के लिए भी और उस बंदे के लिए भी जो यहाँ पे आना चाहता है। अब उन्होंने ये देखा है कि बंदे के पास वही क्राइटेरिया है कि ये बंदा वहाँ पे उसके माली हालात क्या है, क्या वो यहाँ पे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसमें अंडर ग्रेजुएट जो है वो काम नहीं कर सकते, उनको अलाउ नहीं है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 20 आवर्स अलाउड है। पोस्ट ग्रेजुएट को जो ग्रेजुएट से ऊपर का जो कहते हैं वहाँ पे उनको अलाउ है 20 आवर्स अलाउड है, और 20 आवर्स वो एक वीक में अपने क्या कहते हैं अपने लिविंग के लिए वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप है वो भी उनको मिल जाती है। अगर वो 4 साल की डिग्री पे वो 1 साल वो उसके लिए जा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, वो भी एक जेन्युइन रूट है। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट आने के लिए सबसे पहले ये है कि आपको यहाँ से किसी जेन्युइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का
एडमिशन होना ज़रूरी है। फिर वो कैसे वो वेरीफाई कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटी जाने वाला है, ये वो college वो, जाने वो वाला है? लिस्ट है उनकी। अब उनके होम ऑफिस के पास सारी लिस्ट है, उन कॉलेजेस की लिस्ट है। वो अब वो पुराना वक्त गया है कि कोई भी कॉलेज फेक खुल गया है वो उसका, तो वो उनको- उस लिस्ट हाँ को जी, फॉलो उसको कर लिस्ट फॉलो करते हैं, उसका लेटर देखते हैं, फिर देखते हैं वो कम एक जो आपकी फीस का कुछ ऐसा आपको पहले पे करना पड़ता है। जब एडमिशन हो जाए तो फिर आपको रेस्ट ऑफ द फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले होम ऑफिस जो है वो थॉरोली चेक करता है आपके वहाँ के हालात, आपकी वहाँ की डिग्री चेक करता है कि आप ले रहे हैं यहाँ पे तो क्या वो आपकी डिग्री जेन्युइन है नहीं है। फिर आपके माली हालात देखता है कि आपको वहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं या एजुकेशन को नहीं कर सकते हैं। उन सम केसेस वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू में वो चेक करते हैं कि क्या आप आपका जो यहाँ पे आके स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट स्टडी करने के जो आपके इरादे हैं वो जेन्युइन है, कि आप स्टडी ही के लिए आ रहे हैं, कोई और काम के लिए आ रहे हैं। फिर देखते हैं कि अगर बंदे की इंग्लिश का स्टैंडर्ड कितना है, कि वो जिस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहा है क्या वो उस कोर्स के लिए उसने इंग्लिश का वो लैंग्वेज टेस्ट पास किया है कि नहीं किया है। IELTS उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो वो अप्लाई करते हैं, A1 है, B है, B1 है, C है, इस मुख्तलिफ उन्होंने रखे हुए हैं। तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि क्या ये बंदा एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहता है और ये सारे क्राइटेरिया जो इसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़े की एज ए स्टूडेंट वो पूरे करता है कि नहीं करता है। अगर वो पूरे करता है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो पुराना जो फ्लड था जो फेक कॉलेजेस का वो अब ख़त्म हो गया। अब वही स्टूडेंट आते हैं जिनके पास जेन्युइन स्टडी के रिसोर्सेज हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कुछ साल पीछे जाएं आप तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आपको ये मुल्क इख्तियार देता है कि आप यहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तो अभी भी वो है उसके लिए अगर आप PhD करते हैं यहाँ पे तो फिर आपको 1 साल देते हैं यहाँ पे लोग कि आप यहाँ पे अपनी जॉब ढूंढें। अगर 1 साल में आपको कोई कंपनी या कोई जिससे रिलेटेड आपने डिग्री की है वो आपको देता है तो यस यू कैन स्टे हियर। ज़फ़रुल्लाह साहब, एक बहुत अहम बात है कि हमारे जो नाज़रीन अभी देख रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजेंटों के हाथ में हथे चढ़ जाते हैं कि हम आपको इतने लाख देंगे, ये पैसा इतने पैसे देंगे, आप हमें सिर्फ विजिट वीज़े पे इंग्लैंड पहुंचा दें। जी तो काम के जो विजिटर हैं उनके हवाले से क्या कानून है यहाँ पे, वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कि विजिटर को काम करना अलाउ है नहीं है और क्या कानून कहता है उसके बारे में। जी विजिटर को किसी भी सूरत में जो हमारे पाकिस्तान से 6 मंथ्स का जो विजिट के लिए जो आते हैं उनको कोई अलाउड नहीं है काम। हाँ, इन्होंने स्टडीज़ के लिए उस ड्यूरेशन के दौरान वो 1 महीने या 2 महीने के लिए आप कोई कोर्स जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन काम किसी भी सूरत अलाउ नहीं है। उस पर वीज़े पे लिखा होता है कि नॉट अलाउड, वर्क इज़ नॉट अलाउड। ये जो भी लोग वहाँ से आते हैं अगर वो लोगों के हाथों किसी एजेंट को पैसे देते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो वो ये उनका अपना रिस्क होता है, क्योंकि अगर यहाँ आके उनको कभी अगर वो काम करते हुए बहुत सारी मिसालें हैं हमारे यहाँ कि जहाँ के आके वो जी डेफिनेटली वो वाले जो है वो काम करने के लिए आते हैं तो उसके बाद उनका अगर पकड़े जाए वो किसी भी जगह काम करते हुए पकड़े जाए तो उसी वक्त उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे ज़फ़रुल्लाह खान साहब, तो इनके ये व्यूज़ थे। तो जो बरतानिया का वीज़ा हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ठीक तरतीब में हो और आपने जो सबमिट करवाया है एम्बेसी में वो सारा कुछ दुरुस्त हो। इसी के साथ अपने होस्ट साजिद अजीज़ को इस्लाह से इजाज़त दीजिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए YouTube पॉइंट का विजिट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।